आज का जो शेयर एनालिसिस है वो है सन फार्मा पे। हम लोग यहाँ पे सन फार्मा का शेयर एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि किस लेवल पे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका रिजल्ट ठीक ही ठाक आया है। एफआईआई डी आई प्रमोटर्स भी ठीक ठाक कर रहे हैं और मार्केट को इसने सरप्राइज भी ठीक ही ठाक किया है। एक बार हम लोग देख लेंगे कि इसने मार्केट को सरप्राइज किस हिसाब से किया है। वैसे आप देख ही रहे होंगे कि ये किस हिसाब से ये नीचे फॉल हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इसका न्यूज़ क्या है, पहले अगर वो देखें तो 5 मिनट पहले इंडियन इक्विटी हिट्स, ठीक है। ये तो बोल रहा है कि आज मतलब कि आज जो है निफ्टी 50 काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ा है, ये बताया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे ईजिंग पोल वरीज हो गई है, ठीक है। जो भी अपना इलेक्शन का है वो बताया जा रहा है कि ठीक है, वो कुछ ईजीनेस है उसमें। और बाकी बताया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक बाइंग आई है, मतलब बीआईआई ने यहाँ पे बढ़ के यहाँ पे खरीदा है। फाइनेंशियल बूस्ट इंडियाज निफ्टी 50 टू रिकॉर्ड हाई, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि निफ्टी 50 रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है। और 4 घंटे पहले एमपी न्यूज़वायर से बताया कि सन फार्मा क्लॉक्स गेट्स इन फिजिकल Q4 कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो सन फार्मा का जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो बढ़ा है, ये बताया जा रहा है। और 6 घंटे पहले रॉयटर्स ने बताया कि स्ट्रेट व्यू सन फार्मास FY25 प्रॉफिटेबिलिटी लाइकली टू गेट हर्ट बाय हायर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक तो इसका प्रॉफिट बढ़ गया है, ये अच्छी बात बताया है। लेकिन यहाँ पे जो मार्केट में जो व्यू बना है, ये बना है कि इसका जो FY25 में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हो सकता है कि घट जाए, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के कारण। तो ठीक है, ये थोड़ा-सा अपने को कहीं दिक्कत दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे इसने मार्केट को क्या कैसे सरप्राइज़ किया वो अगर देखें तो फिर यहाँ पे अर्निंग के हिसाब से इसने मार्केट को पॉजिटिव सरप्राइज़ किया, जो कि 15.44% है। और रेवेन्यू के हिसाब से इसने मार्केट को नेगेटिव सरप्राइज़ किया है, जो कि -1.99% के हिसाब से यहाँ पे है। और इसका जो रिज़ल्ट आया था वो कब आया था? ये आया था वेडनेसडे 22 मई 24 को आया था, ठीक है। और यहाँ पे इसने यहाँ पे पॉज़िटिव दिया है, ठीक है। ये अच्छी बात है, मार्केट को पॉज़िटिवली सरप्राइज़ किया है, ये अच्छी बात है। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं कर लेते हैं। फिर वहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ कहीं पे अपनी को अपॉर्च्युनिटी बनती दिख रही है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो फिर यहाँ पे इसने, ठीक है, 1 दिसंबर 20 से इसने बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया है। और ये कहाँ तक बढ़ चुका है अगर हम लोग देखें तो 174.96 यानी 175 परसेंट, ये ठीक है। दिसंबर 20 से इसने दे दिया है, इतना अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है। लेकिन अभी क्या यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे इसको बाय करके चला जा सकता है कि नहीं? तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे रेड कैंडल बन चुका है। और जब इस लेवल पे आके रेड कैंडल बनता है तो फिर कहीं न कहीं हो सकता है कि वो शेयर फर्दर फॉल हो। तो अब यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे तो ठीक है, कोई भी बाइंग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। और यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी दिख सकती है जब यहाँ पे किसी मंथ में एक ग्रीन कैंडल बने और वो बुलिशनेस का साइन दिखाए। अब ग्रीन कैंडल कहाँ आगे बने वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो ग्रीन कैंडल मेरा मानना है कि अगर ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है वो 10 EMA मंथली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट करता हुआ यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो फिर ऑफ कोर्स वो वहाँ पे क्या होगा, एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो फिर ये 21 EMA को देखना चाहिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से उससे नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो फिर यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। और वो सपोर्ट आपका यहाँ पे 1480 जो है ये आपका सपोर्ट यहाँ पे है। तो सपोर्ट आपका यहाँ पे 4080 दिखा रहा है। तो क्या अभी करके चलना चाहिए? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी आपको 1-2 हफ्ते वेट करना चाहिए। क्यों वेट करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल बना है। हमको चाहिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल, और वो ग्रीन कैंडल किसको सपोर्ट करे? ये जो ब्लू लाइन है जो कि 21 EMA अब वीकली टाइम फ्रेम पे आ गया है, तो इसको सपोर्ट करते हुए नज़र आना चाहिए। तो किस हिसाब से सपोर्ट करते हुए नज़र आना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। तो देखिए, पहले भी ऐसा फॉर्म हुआ था, जिस हिसाब से यहाँ पे बेस फॉर्म हो रहा है। और ये बेस फॉर्म होते-होते यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड कैंडल बना था, ऐसे ही यहाँ पे ये रेड कैंडल यहाँ पे बन रहा है। और रेड कैंडल बनने के बाद दूसरा जो कैंडल बना था वो
एक हैमर टाइप का बना था, ठीक है, ये बुलिशनेस का कैंडल होता है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे इस टाइप का कोई बुलिशनेस कैंडल बन जाए, ठीक है, या फिर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाए, तो फिर ऑफ कोर्स वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीक तक यहाँ पे वेट करना होगा, नेक्स्ट फ्राइडे तक वेट करना होगा। तो अगर वैसा बनता है तो फिर मैं आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और उसके बाद टारगेट क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका जो स्टॉप लॉस वहाँ पे होना चाहिए, वो स्टॉप लॉस कहीं न कहीं आप जो है जितना वो बनाएगा, ठीक है, उसके लो के नीचे, उसके लो के नीचे 2% और नीचे चले जाइएगा, उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। मान लीजिए उसने लो बनाया, नेक्स्ट वीक में उसने लो बनाया, मान लीजिए कि 1445 का उसने लो बनाया, ठीक है। तो 1445 स्टॉप लॉस ना रख के आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वहाँ पे 1440 के आसपास जो है आप वहाँ पे स्टॉप लॉस रख के जाइए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो। बट अगर नेक्स्ट वीक ये और भी ज़्यादा फॉल होता है तो फिर वहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी अपने को नहीं दिख रही है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और अगर अपने को अपॉर्चुनिटी आ गई है तो टारगेट क्या होना चाहिए? तो टारगेट आपको बस इसी 21 ईएमए को आपको राइट करते जाना है, ठीक है? जब तक 21 ईएमए के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज होता रहेगा, हम लोग वहाँ पे राइट करेंगे, वहाँ पे हम लोग होल्ड करेंगे और जैसे ही इसके नीचे वो क्लोज कर देगा तो फिर वहाँ से हम लोग निकल जाएँगे, ठीक है? तो ये सिंपल सा आपको यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम की स्ट्रेटजी मैंने बता दी। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है? डेली टाइम फ्रेम पे ये हुआ है कि ये अपने 50 एसएमए जो है इसका जो रेड लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये 50 एसएमए के नीचे अब ये ट्रेड करने लगा है। तो जब भी 50 एसएमए के नीचे ट्रेड कोई शेयर करता है तो फिर एक्चुअल में मैं उसके फेवर में नहीं रहता हूँ। तो अब करना क्या है? तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे। जिस दिन ये 50 ईएमए के ऊपर 50 एसएमए के ऊपर आ जाए, उस दिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन अभी जो है यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं बन रही? तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नहीं दिख रही है। मैं और ज़्यादा प्रिसाइज़ वे में अगर मैं बात करूँ तो जब तक ये 1560 के ऊपर क्लोज़ नहीं करेगा, तब तक डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। और अगर ये 1560 पे क्लोज़ कर दिया, तो फिर वहाँ पे अपने को एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है और वहाँ पे हम लोग यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर 1560 के ऊपर क्लोज़ करके ये चलता है, तो फिर वहाँ पे क्या करना है, अब आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। और आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए वो मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 1440 ही रहेगा, ठीक है। और जो टारगेट होगा वो 50 ईएमए के ऊपर जब तक राइट करेगा, आप जो है उसको राइट करते रहिए। जिस दिन वो 50 ईएमए या 21 ईएमए जो भी आपको सूटेबल पड़े उसके नीचे जाएगा तो फिर वहाँ से हमको एग्जिट कर लेना है। तो ये था हम लोगों ने मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग चलते हैं इसका कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या कैसा है। चलिए, तो अगर हम लोग सन फार्मा का बात करें तो फिर इसका मार्केट कैप 3,58,725 है। करंट प्राइस 1495 चल रहा है और हाई लो इसने 1639 एंड 937 का इसने लगाया है। नीचे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 1 ईयर में ठीक है, कहीं न कहीं ये कंसोलिडेट हो रहा है और नीचे की तरफ ये जा रहा है। 3 ईयर्स में अगर हम लोग बात करें तो 3 ईयर्स में भी थोड़ा डाउन ही जा रहा है और ऑल टाइम की बात करें तो फिर ऑल टाइम पे ये हाई पे ही है, ऐसा कहा जा सकता है। नीचे प्रोस की बात करें तो कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है, कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है जो कि 23.4% सीएजीआर है पिछले 5 सालों में। और कंपनी जो है बहुत अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है जो कि 46.6% है, ठीक है, ये सब अच्छी बात है इसकी। कॉन्स में ठीक है, क्या है कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है वो पुअर हुआ है, मतलब अच्छा नहीं हुआ है। पिछले 5 सालों में सिर्फ इसने 10.8% दिखाया है ग्रोथ। टैक्स रेट जो है वो कम लगता है, मतलब टैक्स रेट कम ये लोग दे रहे हैं। ऐसे ही वर्किंग कैपिटल जो है इसका इंक्रीज हो चुका है 96.5 डेज से 142 डेज हो गया है। ये थोड़ा-सा अपने को ठीक है, थोड़ा-सा यहाँ पे कंसर्न रखना ज़रूरी है। चलिए, पेयर कंपैरिजन अगर करें तो सेक्टर इसका फार्मा है और ये अपने सेक्टर का लीडर है सन फार्मा, ठीक है। तो ज़्यादा मेरे ख़्याल से यहाँ पे ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अपने सेक्टर का लीडर है। अगर हम लोग क्वार्टरली रिज़ल्ट की अब हम लोग बात करें तो दिसंबर में इसका जो सेल्स था वो 12,381 था और अभी जो है 11,983 हो गया। यानी कि इसका सेल्स डिक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,477 से 3,035 हो गया, ये भी डिक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,000 से 2,816 ये भी डिक्रीज हुआ है। एंड नेट प्रॉफिट 2,561 से 2,659
ये इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट ओवरऑल नेट प्रॉफिट जो वो इंक्रीज हुआ है, क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि इसका आप अगर टैक्स रेट देखेंगे तो फिर टैक्स परसेंटेज तो दिसंबर 2023 में इसने 14% के हिसाब से दिया था, और अभी आप देखें तो सिर्फ 5% है। तो उस हिसाब से इसका यहाँ पे मैनेज हो चुका है। तो अगर मैं कहूँ कि वो क्यों कैसा रिजल्ट आया, तो अच्छा रिजल्ट तो नहीं आया है, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे एक बार इसका YOY बेसिस पे भी रिजल्ट एक बार देख लेते हैं। तो सेल्स मार्च 2023 में 10,931 था और अभी ये 11,983 हो गया है, ये इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 2,802 था और अभी 3,035 हो गया, ये भी इंक्रीज है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2240 से ये 2816, ये भी इंक्रीज है। एंड नेट प्रॉफिट 1983 से 2659, ये भी इंक्रीज है। और अगर इसका हम लोग EPS देखें तो EPS ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है 11.06 के हिसाब से, ठीक है। तो YOY बेसिस पे ये अच्छा है और EPS भी इसका अच्छा ही है। चलिए, PBT प्रॉफिट लॉस आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग सीधे चलते हैं प्रोमोटर्स पे। FII DI क्या कर रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स की अगर बात करें तो उनका सेम परसेंटेज मेंटेन है। दिसंबर 2023 में ये 54.48% का था और अभी मार्च 2024 में इनका 54.48% है, जो कि सेम है। FII 17.08 से इनका 17.72% हो गया, यानी FII ने अपना इंक्रीज किया है। यहाँ पे स्टेक DII 19.42 से 18.71 हो गया, DII ने यहाँ पे अपना स्टेक डिक्रीज किया है। गवर्नमेंट सेम इनका परसेंटेज मेंटेन है, जो कि 0.11 था और अभी वो 0.11% ही है। पब्लिक 8.92 से 8.97, पब्लिक ने भी अपना स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे YOY बेसिस पे इनका फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा है। QOQ बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे खराब आ गया है मेरे हिसाब से। और FII DI और प्रोमोटर्स की अगर हम बात करें तो उनका परसेंटेज ठीक है मेंटेन है या फिर उससे ज़्यादा ही हो गया है। तो अब करना क्या है? ठीक है, करना यही है जो मैंने आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट और एंट्री पॉइंट जो बताया, उसको आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करिए, ठीक है। अगर एंट्री आती है तो ठीक है, आप वहाँ पे एंटर करिए, नहीं आती है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका थोड़ा-सा रिज़ल्ट अपने को थोड़ा-सा डाउट दे रहा है, तो फिर वहाँ पे ट्रेड करना मेरे ख्याल से सही नहीं रहता है। बाकी डिपेंड आप पे करता है कि आप यहाँ पे इसको किस हिसाब से आपने एनालिसिस किया है, क्योंकि मेरा एनालिसिस आपके एनालिसिस से डिफरेंट हो सकता है। ध्यान रहे कि मैं कोई सिंगल रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ये मेरा एनालिसिस है। और ये भी बता दूँ कि आपको अपना पोर्टफोलियो जो है, वो डाइवर्सिफ़ाई करके चलना है, रिस्क को मैनेज करके चलना है। किसी के टिप्स, कॉल्स और रिकमेंडेशन पे कभी भी भरोसा नहीं करना है। बाकी आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।